बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एंड नमस्कार टू एवरीवन। मैं हूं फखर यूसुफजई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फखर। आज की डिबेट यकीनन आपको, आई होप सो कि आपको अच्छी लगेगी और आपको मजा आएगा, क्योंकि इसमें जो आज मेरे गेस्ट, ऑनरेबल गेस्ट ने मुझे ज्वाइन किया हुआ है, पहली दफा मेरे चैनल पे वो आ रहे हैं। इससे पहले मतलब आप यकीनन उनको आप देखते रहते हैं हिंदुस्तानी चैनल्स पे, डिफेंस से उनका ताल्लुक है। पहले मैं आपसे उनका इंट्रोडक्शन करवाता हूं, तो मेरे ख्याल में फिर हम जो प्रोग्राम है उसको शुरू करेंगे, डिबेट को शुरू करेंगे और बातें करेंगे उन्हीं से, यकीनन, क्योंकि वो फोर्सेस से बिलोंग करते हैं, वो सर्व कर चुके हैं फोर्सेस में। यकीनन आप मेजर जनरल इशवानी सिवाज साहब हम मेरे साथ हैं। थैंक यू वेरी मच सर फॉर ज्वाइनिंग द शो। थैंक यू फखर। सर स्टार्ट करेंगे, जिस तरह आपसे बात हुई थी, यकीनन आपकी नजर होती है डिफेंस से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं, एज ए जनरल आप सर्व कर चुके हैं इंडियन आर्मी को। इस वक्त सर अफगानिस्तान एक बड़ा एक बैटल फील्ड बना हुआ, अभी से तो मैं नहीं कहूंगा फ्रॉम लास्ट 40 इयर्स, लेकिन अभी विड्रॉवल की बातें हो रही है यूएस की, और उन्होंने जाना है सितंबर में। लेकिन वहां पे एक तो अटैक्स बहुत ज्यादा हो रही है, और इसके साथ साथ जो है दूसरी जो चीज हो रही है वो ये है कि हिंदुस्तान के अपने कंसर्न्स हैं, पाकिस्तान के अपने कंसर्न्स हैं, और जो अफगानी है, जो अफगानिस्तान की हुकूमत है, उनके अपने कंसर्न्स हैं। सर सबसे पहले तो ये मुझे आपसे पूछना है कि विड्रॉवल के ऊपर क्या हो सकता है, क्या इससे जो फ्यूचर है अफगानिस्तान का उसमें कोई बेहतरी आ सकती है? आपको क्या नजर आ रहा? बिल्कुल फखर, देखो पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि अफगानिस्तान में अगर शांति आती है तो वो सब के लिए फायदे में है, पूरे रीजन के लिए फायदे में है, भारत के लिए फायदे में है और पाकिस्तान के लिए भी फायदे में है, और पूरे इलाका, चाहे वो ईरान है, चाहे वो चीन है, चाहे वो रूस है, सबके लिए फायदे में। अब हम इसको अगर देखें कि किस हिसाब से ये पीस टॉक चली है, जैसे दोहा के अंदर 29 फरवरी 2020 में एक प्रकार से अमेरिकन और तालिबान के बीच में जो अकॉर्ड हुआ था, उसमें 14 महीने के अंदर जो अमेरिकन ट्रूप्स को वापस जाना था और यकीन करना था जो कि तालिबान है वो अपनी जमीन को इस्तेमाल नहीं करने देगा फॉरेन टेररिस्ट जैसे अल कायदा, इस्लामिक स्टेट, और इसके बाद वायलेंस लेवल को रिड्यूस करना और आपस में उसके बाद इंट्रा अफगान टॉक्स करना, मतलब अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट है और उसके और तालिबान के बीच में बातचीत होना, और एक प्रकार से 14 महीने के अंदर जब अमेरिकन जाएं तो वहां पर शांति का माहौल हो और एक रोड मैप बन जाए कि आगे जाने के बाद हालात क्या होंगे और कैसे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन आएगी। और उसमें यह भी था कि हो सकता है कि कोई अफगानिस्तान के बीच में और तालिबान के बीच में बातचीत हो, इंटरिम गवर्नमेंट बने, इलेक्शन हो, और ऐसा सोच विचार करके ये सोचा था कि वहां पर पीस आएगी। मगर जैसे ही अभी जो बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन आई और उसके ऊपर प्रेशर था, वो चाहते हैं कि हम यहाँ से जल्दी जाएं, उनका नजरिया कुछ और है। वो सोचते हैं कि जो वेस्ट एशिया में वो ज्यादा ध्यान अमेरिका अभी नहीं देना चाहता और वो धीरे धीरे ईस्ट एशिया और इंडो पैसिफिक की तरफ मूव कर रहा है, तो वो मन बना लिया है अमेरिका ने जाने का। मगर उसने जो ये डेडलाइन डिक्लेयर की है, जिस प्रकार से जो बाइडेन ने 11 सितंबर तक हम यहाँ से चले जाएंगे और कोई कंडीशनलिटी नहीं लगाई, तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आ गई है कि अभी जो बातचीत हो रही थी तालिबान और अफगान गवर्नमेंट के बीच में, उसका कोई खास नतीजा नहीं मिल रहा है, और जो वायलेंस लेवल रिड्यूस होना था, जो इन्वायरमेंट कंड्यूसिव बनना था बातचीत में, वो भी नहीं हो रहा। समर जो एक प्रकार के वायलेंस है वो बढ़ गया है, और कहीं ना कहीं अल कायदा और इस्लामिक स्टेट भी अभी काफी सक्रिय है। तो ऐसे में अभी चिंता का विषय है कि जब 11 सितंबर को अमेरिकन ट्रूप्स निकल जाएंगे, क्या कोई इंटरिम गवर्नमेंट या पीस टॉक होगी अफगान गवर्नमेंट के बीच में और तालिबान में, या स्थिति बहुत ही नाजुक होगी और एक प्रकार जैसे अमेरिकन ट्रूप्स जाते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई सिविल डिसऑर्डर आ जाए, जो शांति ना आए और एक प्रकार तालिबान और जो अफगान गवर्नमेंट के बीच में एक लड़ाई बहुत जबरदस्त चल जाए। और वो एक चिंता का विषय सबके लिए है, क्योंकि वो किसी के फायदे के लिए नहीं है। तो वो आप जब आगे क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं बताऊंगा। हाँ सर, एक तो ये है कि मतलब जिस तरीके से मैंने देखा, हिंदुस्तान ने अपने कंसर्न्स शो किए हैं कि अगर विड्रॉवल होता है यूएस फोर्सेस का, यकीनन उन्होंने अनाउंस किया हुआ है, और सुनने में ये आ रहा है पाकिस्तान में ये बात बहुत ज्यादा
हर हल्के में हो रही है कि उन्होंने पाकिस्तान से कुछ जगहों पे बेसिस के लिए जगह भी मांगी है, जिसमें से मतलब मेरी सोर्सेज के मुताबिक नसीराबाद में एक बेस बन रहा है और कुछ लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तानी एयरफोर्स अपने लिए बना रहा है, लेकिन ज्यादातर हल्कों का ये ख्याल है कि ये एयरबेस जो है ये अमेरिका के लिए है और उनके लिए बन रहा है, या कुछ और जगह भी ऐसी हो सकती है कि उनको मिले। तो सर, इंडिया का कंसर्न अपनी जगह पे कायम है, क्योंकि विड्रावल तो उन्होंने अनाउंस कर लिया, वो कह रहे हैं कि हम नॉट मोर देन 600 फोर्सेस हमारे वहां पे रहेंगे, बाकी रेस्ट ऑफ द पीपल जो होंगे दे विल लीव द अफगानिस्तान सून। बिल्कुल ठीक बोला आपने। जैसे बोला यूसुफ कि 2,500 के करीब जो अभी अमेरिकन सोल्जर हैं और करीब करीब 7 से 8,000 जो नाटो के ट्रुप्स हैं वो निकल जाएंगे 11 सितंबर तक, और आपने जो चंद एक 400 से 500 जो अमेरिकन रह जाएंगे। तो ऐसे में क्या हालात जो होंगे, सिचुएशन बहुत फ्लूइड होगी। क्या अगर कोई पीस टॉक नहीं होती है अफगान गवर्नमेंट के और तालिबान के बीच में, तो हो सकता है कि ये लड़ाई दोबारा जारी रहे और तालिबान और अफगान गवर्नमेंट के बीच में इतनी हालात खराब, सिविल डिसऑर्डर जैसी स्थिति हो जाए, और हो सकता है अगले 1-2 साल के अंदर तालिबान इसको जो है अफगान की गवर्नमेंट के ऊपर हावी हो जाए और तालिबान का रहा जाए। तो ये ऐसा अच्छा सर, सोचने में लग रहा है। मैं यही अच्छा सर, तो मैं ये कह रहा जी हूं कि जी जी, उससे किसी का फायदा नहीं होगा। भारत ने इसके बारे में बहुत कंसर्न दिखाई है। भारत जी ने बोला जो भी कोई सॉल्यूशन आए अफगानिस्तान में, वो होना चाहिए अफगान लेड, अफगान कंट्रोल एंड अफगान मॉनिटर। तो वो जो एग्जैक्टली, चीज है, हम चाहते हैं कि भारत चाहता है कि एक शांति आए अफगानिस्तान में। ऐसा ना हो कि जो 2000 से पहले जो स्थिति थी, जो तालिबान का राज था, उसके अंदर वुमेन एम्पावरमेंट नहीं थी, सोशल सोसाइटी बड़ी तंग थी। तो अभी जो डेवलपमेंट हुई है 20 साल में, जो अफगानिस्तान ने तरक्की कर ली है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तालिबान का रूल दोबारा आ गया और सिविल डिसऑर्डर हुआ कि आप वापस उसी हिसाब से चले जाएंगे जब वहां पर औरतों को कोई भी एम्पावरमेंट नहीं है। उसके बाद सोसाइटी के अंदर एक प्रकार शरिया लॉ लग जाएगा, इस्लामिक रूल लग जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा डर है और इस डर का कारण सच्चाई है। और भारत को बड़ा फिक्र है, क्योंकि देखो भारत एक ऐसा देश है जिसने अपने दिल से एक डेवलपमेंट के लिए किया है और $3 बिलियन इन्वेस्ट किया है अफगानिस्तान में। भारत ने वहां पर पार्लियामेंट हाउस बनाया है, वहां पर रोड बनाई है, वहां पर रेलवे ट्रैक बनाया है, वहां पर हॉस्पिटल बनाए हैं, वहां पर स्कूल बनाए हैं। तो ऐसे में भारत का जो इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है और भारत समझता है कि अगर कोई स्थिति नाजुक होती है, सोशल डिसऑर्डर होता है और अगर सिविल वार जैसी सिचुएशन होती है, तो भारत के जो ये जितना भी हमने डेवलपमेंट की है, जितना जो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट किया है और जितना हमारा रिलेशन अफगान गवर्नमेंट के साथ आज है, वो कहीं ना कहीं नहीं हो पाएगा। तो ये स्थिति नाजुक ठीक, होने में भारत को ज्यादा नुकसान लग रहा है। तो भारत समझता है कि अभी टाइम है, अभी भी हम कुछ ऐसा समझौता करें तालिबान और अफगान गवर्नमेंट के बीच में कि अमेरिकन ट्रुप्स के जाने से पहले कोई ना ठीक, कोई रोड मैप बन जाए। ये नहीं कि ठीक है, सिचुएशन बिल्कुल अनस्टेबल हो और आने वाले समय में एक प्रकार से पूरा सिविल वार जैसी स्थिति आए। राइट सर। अच्छा सर, एक कंसर्न हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जो मैंने अभी तक समझने की कोशिश की है वो है कश्मीर। वो कहते हैं कि अगर अफगानिस्तान में दोबारा से तालिबान गवर्नमेंट आती है और इस तरह के ग्रुप्स को अपने साथ वो मिला लेते हैं, तो फिर कश्मीर में हमारे लिए बड़े सारे मसाइल खड़े हो सकते हैं, क्योंकि वो उनका रुख जो है वो मतलब उनका एक कहना है कि पाकिस्तान भी ऐसा कर सकता है और तालिबान भी ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि बकौल उनके या अमेरिका के पाकिस्तान का तालिबान के ऊपर ज्यादा कंट्रोल है, तो इसलिए वो हमारे खिलाफ हालात खराब कर सकते हैं। जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर हम जिसको कहते हैं और आप लोग कश्मीर जो जम्मू एंड कश्मीर है उसको, तो ये कहां तक इसमें मतलब आपको नजर आता है कि ऐसा कुछ हो सकता है अगर हालात ज्यादा खराब होते हैं? क्योंकि सबसे पहले मेरे ख्याल हमें अफगानिस्तान या अफगानिस्तान के लोगों की फिक्र होनी चाहिए, उसके बाद फिर, क्योंकि कश्मीर भी उनसे दूर है और पाकिस्तान तो चले साथ बॉर्डर के पास ही है बिल्कुल उनके। हाँ बिल्कुल ठीक बोला। फकत देखो अगर अफगानिस्तान के अंदर सिचुएशन खराब होती है, सिविल वार जैसी स्थिति आ जाती है और अफगान गवर्नमेंट और अफगान की डिफेंस फोर्सेस और तालिबान के बीच में लड़ाई होती है, तो जी ये किसी के फायदे के लिए नहीं है। भारत तो समझता है कि हम सोचते हैं कि जो लश्कर तौबा जैसे मोहम्मद जैसे टेररिस्ट ग्रुप है, वो अभी भी कहीं ना कहीं तालिबान के साथ मिलके अफगानिस्तान में लड़ाई कर रहे हैं। और हो सकता है अगर स्थिति नाजुक होगी
तो यही नहीं, कुछ एक जो तालिबान के मिलिटेंट ग्रुप भी हमारे जो जम्मू एंड कश्मीर है उसके अंदर आ सकते हैं, ये हमारा एक शक व सवाल है। और इसके अंदर हमारे पास पुख्ता इंफॉर्मेशन है कि ऐसा हो सकता है। मेरा नजरिया कुछ और है, फकत मैं ये कहता हूं कि अगर अफगानिस्तान के अंदर सिचुएशन खराब होती है तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि पाकिस्तान जो समझ रहा है कि तालिबान एक उसका प्रॉक्सी है और तालिबान को जैसा कहेंगे हम करेगा, और हमारे को अफगानिस्तान में स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिलती है। और उनका एक ही मुद्दा मुझे लगता है पाकिस्तान बार बार कि शायद वो ये चाहते हैं कि भारत का कोई रोल ना हो। ऐसे में वो जो बड़ा एम है उसको भूल रहे। देखो, अगर अफगानिस्तान के अंदर सिचुएशन खराब होती है तो पाकिस्तान को सबसे बड़े 3 नुकसान होने के चक्कर। एक तो क्या होगा कि पाकिस्तान के अंदर अगर मान लो अफगानिस्तान में सिचुएशन खराब होती है तो एक तो वहां से रिफ्यूजी जो हैं वो बहुत तादाद में आ सकते हैं पाकिस्तान में, और दूसरा जो कि जिस प्रकार से अफगान तालिबान है, ऐसा ही तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो कि पाकिस्तान की आर्मी के साथ लड़ रहा है। और अगर आप देखो 1700 किलोमीटर का जो बॉर्डर है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, वो माउंटेन्स टेरेन है, तो उस इलाके में और पाकिस्तान के इलाके के अंदर मिलिटेंट ग्रुप फिर ऑपरेट करेंगे, वो भी एक प्रकार पाकिस्तान की स्टेबिलिटी के लिए बड़ा नुकसान हो सकता है। और तीसरा पॉइंट यही है, जो ड्रग्स हैं और ये आपका जो स्मगलिंग है वो बहुत बढ़ेगी। तो अगर इंस्टेबिलिटी अफगानिस्तान में होती है, ये किसी के फायदे में नहीं है, मगर पाकिस्तान को इससे सबसे बड़ा नुकसान हो सकता है। और पाकिस्तान को समझना चाहिए, पाकिस्तान को यह समझना चाहिए, अगर वहां पर पीस और ट्रैंक्विलिटी आती है, अफगानिस्तान की गवर्नमेंट और तालिबान के बीच में बातचीत सक्सेसफुल होती है, वहां पर इलेक्शन आते हैं, डेमोक्रेसी आती है, वो पूरे रीजन के लिए फायदे में है, भारत के लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए ज्यादा। ठीक है सर। अच्छा सर, एक ये मतलब पाकिस्तान में ये वाली बात हो रही होती है कि अफगानिस्तान के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान का बॉर्डर जिस तरह आपको पता है 1700 किलोमीटर का बॉर्डर है, पाकिस्तान में ये कंसर्न शो किए जाते हैं कि हिंदुस्तान वहां पर होता है तो हिंदुस्तान वहां के लोगों को आराम से कंट्रोल कर लेता है। हालांकि अब ये दुनिया हमारे ऊपर एक इल्जाम लगाती है कि यार अब सारे जो तालिबान है, हालांकि अभी तक जो मैं सर समझा हूं इस इशू को, तो ऐसा नहीं है। हो सकता है एक लिमिटेड नंबर ऑफ तालिबान को पाकिस्तान की आईएसआई या कोई कंट्रोल करता हो, लेकिन ये नहीं है कि जितने ग्रुप्स हैं सब के सब पाकिस्तान के कंट्रोल में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल मैं आपको एक श्योरिटी के साथ ये बात कर रहा हूं। लेकिन पाकिस्तान के जिन हल्कों की मैं बात कर रहा हूं, उनका इल्जाम यह है कि हिंदुस्तान वहां पे एक प्रॉक्सी हमारे खिलाफ खेल रहा है। वहां पे उनकी मतलब डायरेक्टली फौज तो नहीं है, सीधी सी बात है, लेकिन वो इनका इल्जाम है कि इंडियस के साथ मिलकर रॉ हमारे खिलाफ इस तरीके से ये सारा कुछ कर रही है। और अफगानिस्तान में डिस्टेबलाइजेशन में अफगानिस्तान या अफगान तालिबानों से ज्यादा हिंदुस्तान या अमेरिका का हाथ है। ये सर इल्जामात एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम, हम आपके ऊपर मलबा फेंकने की कोशिश करें और आप हमारे ऊपर करें, कहां तक मतलब सदाकत है इसमें, और या कब तक हम इससे निकल सकते हैं इन चीजों से? हाँ, बिल्कुल ठीक बोला। देखो यूसुफ, मेरा मतलब यह है कि भारत जो है ना, उसकी इन्वॉल्वमेंट है अफगानिस्तान में प्योर डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारा पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट है और हम चाहते हैं कि अफगानिस्तान की डेवलपमेंट हो। अगर आप देखो कि जिस तरीके से मैंने बोला था कि जो $3 बिलियन के करीब हमने पैसा खर्च किया है और हमने वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया, कैपेसिटी बिल्डिंग की, सड़कें बनाई, रेलवे लाइन बनाया है, और जो चाबार के अंदर हमने जो पोर्ट बनाया है, उसका असली मुद्दा यह है कि कहीं ना कहीं हम ईरान के थ्रू अफगानिस्तान के अंदर अपना ट्रेड करें और सेंट्रल एशियन स्टेट तक जाए। तो हमारा जो भी पूरे इरादे हैं बड़े नेक है, और हम कोई ऐसा काम नहीं कर रहे जो कि पाकिस्तान की स्टेबिलिटी के अगेंस्ट हो। हमारा जो भी, हम 5 कॉन्सुलेट वहां थे, अभी जलालाबाद और हैरत की बंद होने की बात है, वो प्योरली अफगानिस्तान के डेवलपमेंट के लिए था। अगर आप देखें पाकिस्तान की जो ये एक प्रकार से जो फिंगर पॉइंटिंग है, उसको मैं इसलिए नकारा करना चाहता हूं। अगर आप अफगानिस्तान की गवर्नमेंट के साथ हमारे रिलेशन 20 साल में देखें, बहुत ही अच्छे रहे। अफगानिस्तान की जो पुलिस है, अफगानिस्तान की आर्मी, उनकी ट्रेनिंग हम कराते हैं, ज्यादातर भारत में होती है, और उसके बाद जो हमने काफी पैसा वहां लगाया है, डेवलपमेंट की है, तो हम एक बहुत बड़े पार्टनर हैं अफगानिस्तान की डेवलपमेंट में, और हमारा कोई और मुद्दा नहीं है। ये अगर पाकिस्तान समझता है कि हम कोई ऐसा काम करते हैं अफगानिस्तान से जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, वो शायद गलत धारणा है। हम
बिल्कुल अफगानिस्तान की डेवलपमेंट के अंदर फोकस है। हमारा कोई फोकस बलूचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी बात मैं इसके अंदर बताना चाहूंगा कि ये जो एक मानना पड़ेगा जो पाकिस्तान है, देखो इसमें कोई राय नहीं कि ये भारत नहीं बोल रहा। ये अभी आप देखो पुराना जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उसने ये साफ सुथरे में कहा कि पाकिस्तान को जो हमने $33 बिलियन की 15 साल में मदद की है, वो पैसा सारा का सारा जो है वो तालिबान के पास चला गया, और तालिबान जो है अमेरिकन इंटरेस्ट से लड़ाई कर रहा है अफगानिस्तान में। तो कहीं ना कहीं देखो पाकिस्तान के ऊपर भारत फिंगर पॉइंटिंग नहीं कर रहा, पूरा वर्ल्ड कर रहा है कि आज जो टेररिज्म है वो पाकिस्तान से फैल रहा है, और अगर पाकिस्तान जैसे टेररिस्ट ग्रुपों को ऑपरेट करने देगा, वो लश्कर तैयबा जैसे मोहम्मद या बैड और गुड टेररिस्ट के बीच में फर्क करेगा, तो वो उसके इंस्टेबिलिटी के लिए नुकसान है। उसको समझना चाहिए कि अगर आप पड़ोसी के घर में आग लगाओगे तो एक दिन आग अपने घर में लगेगी। तो जो भी अगर आतंकवाद के अगेंस्ट पाकिस्तान लड़ रहा है, तो मैं ये क्वेश्चन पूछता हूं साफ सुथरे शब्दों में, वो टेररिज्म आया कहां से? वो टेररिज्म तो पाकिस्तान में ही पैदा हुआ। वो पाकिस्तान में आज वर्ल्ड बोलता है कि कहीं भी टेररिस्ट की कोई एक्टिविटी होती है तो उसकी रूट्स कहीं ना कहीं पाकिस्तान में निकलती हैं। तो अगर पाकिस्तान सच्चे मन से इन आतंकवादी ग्रुपों के अगेंस्ट एक्शन लेता है तो उससे अच्छी कोई बात नहीं, क्योंकि गुड और बैड टेररिस्ट का अगर आप फर्क करते रहोगे तो फिर आप आतंकवाद के अगेंस्ट लड़ाई नहीं जीत सकते। तो मैं यही कहना चाहूंगा यूसुफ कि जो भी कार्रवाई भारत कर रहा है अफगानिस्तान में, वो प्योरली डेवलपमेंट के लिए कर रहा है, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट। हम चाहते हैं अफगानिस्तान की जो प्रोग्रेस हो और वुमेन एम्पावरमेंट हो, प्रॉपर डेमोक्रेसी आए। तो हमारे सच्चे मन से सही नेक इरादे हैं। ठीक है सर। अच्छा सर, एक मतलब आखिरी एक सवाल, तुर्की इन्वेस्ट कर रहा है हमारे साइड वाले कश्मीर में, जिसको हम आजाद कश्मीर कहते हैं, आप उनको पाकिस्तान ऑक्युपाइड पीओके कहते हैं आपके यहाँ। वहां पर हिंदुस्तान में बड़ा एक वावेला है कि भाई तुर्की कश्मीर में क्यों आ रहा है। हालांकि दूसरी तरफ वाले कश्मीर में भी यकीनन आप लोगों ने बड़ी डेवलपमेंट और बड़ी सारी चीजें करवाई हैं। जब मेरी वहां पे बात होती है तो नो डाउट कि हमारे यहाँ की कश्मीर से ज्यादा डेवलप दूसरे साइड वाला कश्मीर है। स्टेबिलिटी नहीं है, उसकी और बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं, क्योंकि शायद उसका ताल्लुक डेवलपमेंट से नहीं है। सर ये वाली चीजें क्यों, कि मतलब तुर्की के ऊपर वो ये भी एक इल्जाम लगाया जा रहा है कि इसके थ्रू जो है आईएस के लोग और पता नहीं कौन कौन लोग कहते हैं कि ये वहां पे एंट्री पर मारेंगे और हमारे खिलाफ जो है लड़ना शुरू कर देंगे। क्या समझ रहे हैं इस तरह की चीजों के? क्योंकि हम इन इल्जामात से निकल नहीं पा रहे हैं। पाकिस्तान भी यही करता है, ये नहीं कि पाकिस्तान ये नहीं करता। मैं जिस तरीके से आपको बताया कि अफगानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान में ये बड़ी आम है ये बात की जी अफगानिस्तान में टोटल कंट्रोल हिंदुस्तान का है, उनकी हुकूमत और वहां के कुछ ग्रुप्स के ऊपर, और वो पाकिस्तान के खिलाफ उनको उकसाते हैं। कश्मीर में हिंदुस्तान यही करता है, कहता है कि भाई पाकिस्तान सारा कुछ कंट्रोल करता है और हमारी फौज के खिलाफ ये लोग लड़ रहे होते हैं। तो अब तुर्की के ऊपर इस तरीके से ये वाली चीज जो मैं पूछ रहा हूं आपसे। बिल्कुल ठीक बोला। देखो यूसुफ, इसमें कोई शक और सवाल नहीं कि जो जम्मू और कश्मीर भारत का हिस्सा है वो बहुत काफी डेवलपमेंट हुई है, और स्पेशली जब से आर्टिकल 370 और 35 एब्रोगेट किया है तो उसके कारण पंचायत इलेक्शन भी हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल भी हुए हैं, ग्रास रूट लेवल पे डेमोक्रेसी आई है, सड़कें बहुत अच्छी बन रही हैं, बिजली पानी, जो असली मुद्दा है वो बहुत अच्छा हो रहा है। टूरिज्म की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, वहां पर अभी इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत डेवलप हो रहा है। तो ऐसे में मेरा मतलब ये है कि अगर आप पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर देखें, जो हिस्सा जम्मू कश्मीर का पाकिस्तान के पास है, वो इलाका पिछड़ गया है, वो बहुत पीछे रह गया है। अगर आपने उसको डेवलप करना है तो आपको सच्चे मन से डेवलप करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात उठती है बार बार कि जो लोग गिलगित बाल्टिस्तान में है या पीओके में है उनको सेकंड क्लास सिटीजन माना जाता है, उनको इतना राइट्स नहीं मिलते जो कि पंजाबीज को मिलते हैं या दूसरे प्रांत को मिलते हैं। ये अब सच्चाई आप जानते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि अभी जो टर्की की बात हो रही है कि टर्की अगर चाहता है कि वहां पर आके टूरिज्म में इन्वेस्टमेंट करे, वहां पर आपके जो है
अम्यूजमेंट पार्क बनाए और करे, हाइडल प्रोजेक्ट की भी बात चल रही है। जी, मेरा जी, एक ही चीज है, हमने जब पाकिस्तान ने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भी बनाया गिलगित पाकिस्तान में, हमने इसकी ऑब्जेक्शन की है, क्योंकि हम समझते हैं कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत का हिस्सा है और ये जी, भारत की टेरिटरी है, और इसलिए अगर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनता है, बेल्ट रोड इनिशिएटिव का एक प्रकार से जो प्रोजेक्ट है, हमने उसके अगेंस्ट भी उठाया। हमने कहा कि ये भारत का हिस्सा है और ये नहीं बन सकता, और इसमें कभी भारत बीआरआई का भी हिस्सा नहीं। तो अभी टर्की जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, मैं समझता हूं 3-4 चीजों से वो गलत है। एक तो कि वो भारत का हिस्सा है, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, जैसे हमने चीन के ऊपर ये एक प्रकार से ऑब्जेक्शन की थी। दूसरी बात ये है कि अगर टर्की वहां पर आता है तो वहां इंस्टेबिलिटी आएगी। ये पाकिस्तान के फायदे के लिए भी नहीं है कि जो गिलगित पाकिस्तान के लोग हैं और पीओके के हैं, वो भी आज एक प्रकार से पूरी पाकिस्तान की गवर्नमेंट के अगेंस्ट, इसीलिए कि वो कह रहे हैं कि आप फॉरेनर इन्वेस्टमेंट करके हमारे को जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना है, वहां पर जो लोकल आदमी, उनको तो कोई फायदा नहीं हुआ। सारी इन्वेस्टमेंट की है ज्यादातर चीन ने, $62 बिलियन की। आप वहां पर सिक्योरिटी के अलावा बाकी जो टेक्नीशियन है, इंजीनियर्स हैं, और जो हाइडल प्रोजेक्ट वगैरह बन रहा है, उसका फायदा चीन को होगा। मेरी एक सलाह है, पाकिस्तान को ये समझना चाहिए कि देखो आज क्या हो रहा है श्रीलंका में। जिस प्रकार से हमन टोटा पोर्ट है वो 99 ईयर्स के लीज पे चला गया। अभी एक कोलंबो सिटी पोर्ट जो एक बिल पास हुआ है, जिसमें कि वहां पर पासपोर्ट लगेगा पाकिस्तान चाइना का, और वहां पर युआन करेंसी चलेगी। तो मेरा मतलब यह है कि पाकिस्तान को समझना चाहिए, अगर वो इतना कर्जा लेता रहेगा चीन से, तो आने वाले समय में वो एक प्रकार डेट में, ट्रैप में चला जाएगा, और उसको वो करना पड़ेगा जो चीन कहेगा। तो इसलिए ये पाकिस्तान के लिए फायदे में नहीं है, और टर्की का वहां आना बिल्कुल ठीक नहीं है, और क्योंकि वहां पर इंस्टेबिलिटी और होगी और लोग उसके नाराज हैं, और भारत उसके बिल्कुल विरुद्ध है, क्योंकि भारत समझता है कि जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है वो भारत का हिस्सा है, और ये हमारे पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन पास हो रखा है। तो ऐसे में समझता हूं मैं नहीं। एक पॉइंट आपने फकत पहले जो बोला था कि अमेरिका के कुछ सुनने में आया है, इसके बारे में कोई पुख्ता इंफॉर्मेशन नहीं है। जैसे आपने बताया कि अफगानिस्तान में निकलने का तो कुछ ऐसा बात हो रही है, एनएसए पाकिस्तान का और एनएसए आपका अमेरिका का, वो जिनेवा में मिले हैं, और कहीं ऐसी सुनने में आया है कि बातचीत चली है कि जब अमेरिका अफगानिस्तान से चला जाएगा तो वो हो सकता कोई बेसिस रखना चाहे, क्योंकि ये तो पता है कि अफगानिस्तान की जो फोर्सेज हैं वो तालिबान से ज्यादा देर तक हो सकता है मुकाबला ना कर पाए, तो उनको एयर सपोर्ट जरूर चाहिए, और इसलिए ड्रोन्स का इस्तेमाल और एयरफोर्स का। तो ये भी एक बात आई है कि हो सकता है कि कोई बातचीत चल रही है पाकिस्तान के बीच में और पाकिस्तान के एनएसए और अमेरिकन एनएसए के बीच में, और ऐसा हो सकता है। इसका मैं पुख्ता नहीं कर सकता, आपने भी इसका इशारा किया है कि क्या ये हो सकता है, मगर बिना जो आग के तो धुआं उठता नहीं, ये में भी हो सकता सच्चाई। मगर मैं यही कहूंगा, अगर इस सर पास्ट में, क्योंकि शमसी एयरबेस हमारा बलूचिस्तान का बाकायदा उनके इस्तेमाल में रहा, और वहीं से ड्रोन उड़ के और अफगानिस्तान में बाकायदा उनकी कार्रवाइयां चलती थी, उसी वजह से ये कंसर्न जो लोगों के हैं वो हैं, और उसकी वजह से फिर पाकिस्तान के अंदर एक बहुत खतरनाक किस्म की सिचुएशन क्रिएट हुई, क्योंकि तालिबान कहते थे कि यार ये वहीं से उड़ के हमारे ऊपर अटैक करते हैं, वो यहाँ पे हमारे इंस्टॉलेशन और हमारे शहरों में धमाके करते थे। तो ये सिचुएशन बाकायदा अफगान तालिबान की स्टेटमेंट, मतलब अभी 2 दिन पहले उनकी मतलब उनके स्पोक्स पर्सन की मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा था, उसने ये कहा है पाकिस्तान को कि अगर पाकिस्तान ऐसा करता है तो फिर हम सिर्फ ना कि अफगान फोर्सेस और अमेरिकन फोर्सेस के खिलाफ लड़ेंगे, बल्कि हम इसके साथ साथ पाकिस्तान के खिलाफ भी लड़ेंगे। और मुझे लग रहा है कि अमेरिका फिर एक ऐसी गेम खेल रहा है कि पाकिस्तान उस ट्रैप में आ रहा है, हमेशा से आया है, ऐसा नहीं है कि कोई पहली दफा हो रहा है और हम उसके ट्रैप में आ रहे हैं। वो बेशक अयूब खान साहब हो, वो जनरल जियाउल हक हो, या फिर जनरल मुशर्रफ हो, या फिर हम अभी वाले हमारे जनरल्स हो, क्योंकि सारा कंट्रोल इनके पास होता है, ये किसी और ये सिविलियंस के पास नहीं होता। एयरबेस देना या कोई और जगह देना, ये सारा कंट्रोल फोर्सेस के साथ होता है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द शो। बहुत अच्छा लगा आपके साथ शो करके, एंड आई होप सो कि आइंदा भी आपके साथ मुख्तलिफ इशूज के ऊपर बात करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स फॉर वॉचिंग डिबेट विद फखर यूसुफजई। टेक केयर एंड बाय। Thank you, Fakar. It's pleasure discussing with you.